हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हमारी बुक इंग्लिश प्रो चल रही थी। इसमें से अब तक हम आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका तीसरा लेसन स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहले जो तीसरा लेसन था वो था सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, वो हटा दिया गया है। अब उसके स्थान पर जो चौथा लेसन था होम कमिंग, अब वो तीसरा लेसन आपका हो गया है। तो इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो कौन से लेसन हटा दिए गए हैं। तो इस बुक में से आपके 2 लेसन्स हटा दिए गए हैं। जो तीसरा लेसन था सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, वो हटा दिया गया है। और एक और लेसन था आपका आई एम जॉन सेड, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये 2 लेसन आपको नहीं तैयार करने हैं। तो आपका तीसरा चैप्टर है होम कमिंग, जिसके राइटर हैं आपके आर.एन. टैगोर। बहुत ही अच्छे लेखक हैं और कवि भी हैं। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारे ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी की तो कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा लिखी हैं, और ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो दिल में घर कर जाती हैं, मतलब कि बहुत ही अच्छी लगती हैं, कुछ ज्ञानप्रद, कुछ शिक्षा देने वाली हैं। उन्हीं में से इनकी एक शॉर्ट स्टोरी कहानी है आपकी होम कमिंग। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको कुछ ज्ञान भी मिलेगा। तो सबसे पहला जो पोर्शन होता है हमारा इसका अबाउट द ऑथर, क्योंकि हमें ऑथर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जो आपका लेखक होता है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको लेखक के बारे में नहीं पता होगा हम उसके लेसन के बारे में क्या समझेंगे। और वैसे भी आपके उसमें जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वो लिखे जाते हैं, और उसमें जो रेफरेंस का पोर्शन होता है उसमें हमारे राइटर का नाम और उसके चैप्टर का नाम ही लिखा जाता है। हमने आपको जो एक्सप्लेनेशन बताए थे और अब फिर बता रहे हैं कि रेफरेंस ही सबसे मुख्य चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन की। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में भले ही मिस्टेक हो जाए, अगर रेफरेंस गलत हो जाता है तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन काट दिया जाता है, 0 मार्क्स दे दिए जाते हैं। यदि आपका रेफरेंस सही है और यदि आपके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन में कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन वही आपके सही मान लिए जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ पूछी गई थी वो हमारी सही है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, अबाउट द ऑथर, और उसके बाद उसकी आपको समरी बताई जाएगी कुछ बिंदुओं के आधार पर। होम कमिंग जो आपका चैप्टर है, इसमें एक फ़तेह नाम का एक 14 वर्षीय बालक था। बहुत ही शरारती लड़का था। अब शरारती क्यों हो गया था उसकी भी कुछ कंडीशन थी। अब वो क्या कंडीशन थी वो हम आपको समरी के साथ ही बताएंगे। पहले चलते हैं आपके जो मुख्य टॉपिक है आपका अबाउट द ऑथर। क्लास 12 इंग्लिश, चैप्टर 3 होम कमिंग। पहले तीसरे चैप्टर पर था आपका सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, जिसको हटा दिया गया है। इसके राइटर हैं आपके आर.एन. टैगोर। तो हमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इंग्लिश प्रोज, आपकी पहली बुक इंग्लिश प्रोज है। इसके बाद पोइट्री, फिर शॉर्ट स्टोरी, और आपका जो प्ले था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अबाउट द ऑथर, मतलब कि लेखक के बारे में। लेखक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी हमने इसमें लिखी है। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट इंडियन पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक महान भारतीय कवि, कौन थे? कवि थे, ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और जो आपकी लघु कहानियाँ होती हैं उनके लेखक थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या क्या लिखा था? पोइट भी थे वो, ड्रामाटिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, और शॉर्ट स्टोरी जो लघु कहानियाँ हैं उनको भी उन्होंने लिखा था। ही वाज बोर्न इन 1861 एट कलकत्ता। उनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम। बहुत अच्छी बात, इन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ पर प्राप्त की थी?
एट होम, घर पर ही प्राप्त की थी। तुम अपनी स्टडी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, स्कूल भी जाते हो, ऑफलाइन भी पढ़ते हो, ऑनलाइन भी पढ़ते हो, ट्यूशन भी पढ़ते हो, लेकिन ये रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी एजुकेशन को घर पे ही प्राप्त किया था। तो वाकई में बात को मानना पड़ेगा, ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम। तो इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की? घर पे ही प्राप्त की थी। टैगोर वाज ए अवार्डेड नोबेल प्राइज़, टैगोर को एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ गीतांजलि, जो गीतांजलि का एक संग्रह था, गीतों का एक संग्रह था, गीतों का एक संग्रह था गीतांजलि के नाम से। तो उसके लिए उन्हें क्या दिया था? उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। द क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, चित्रा, होम कमिंग एंड काबुलीवाला। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्रिसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग, चित्रा, होम कमिंग और काबुलीवाला आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज, इनकी बहुत ही अच्छी लघु कहानियाँ हैं जो अक्सर करके पढ़ी जाती हैं और इनसे बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बहुत ही अच्छी लघु कहानियाँ हैं। ये काबुलीवाला आपकी छोटी क्लास में है, 7th 8th में है, और ये चित्रा, ऐसी ये जितनी कहानियाँ हैं बहुत ही अच्छी हैं। इनको पढ़ने के बाद हमें कुछ ज्ञान का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो ये इनके बहुत ही फाइन अच्छी वो थी। ही हैज़ ऑल्सो कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम, और इन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है, वो राष्ट्रगान है, उसको भी इन्होंने रचा था, उसको भी लिखा था। कौन सा वाला? जन गण मन। आप प्रेयर के टाइम पर स्कूल में, कॉलेज में बोलते होंगे और बोला जाता है जो हमारा नेशनल एंथम है वो R.N. टैगोर, आई मीन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही उसको रचा था, उसको लिखा था। तो ये थी कुछ ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में जानकारी जो हमको पता होनी चाहिए। अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि ये होम कमिंग चैप्टर है किसने लिखा है, तो आप कह सकते हो कि सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बट ये पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, तो आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि अब हम क्या कहें। तो आप कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक लेखक और कवि थे। इनका जन्म 1861 में हुआ था और इन्होंने बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी। कुछ कहानियाँ आप याद रखोगे, एक तो आपको होम कमिंग याद है अपनी, और एक छोटी सी काबुलीवाला क्लास में चित्रा है, तो आप बता सकते हो। और इन्होंने गीतांजलि के एक गीतों का समूह लिखा था, और यहाँ तक कि इन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा था। तो इस आधार पर ये चीज़ें बताने पर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाएगी, जिससे कि सामने वाला फील कर सकता है कि वाकई में बच्चा पढ़ने वाला है। अगला जो पॉइंट आता है आपका समरी ऑफ द लेसन। देखो, उस चैप्टर की समरी हमको पता होने पर पूरे उसको चैप्टर को पढ़ाएंगे, बहुत समय वेस्ट होगा और काफ़ी समय ख़राब होगा। आप उसको सेल्फ में पढ़ सकते हो। अगर हम इसकी वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो बहुत बड़ा पोर्शन बन जाएगा एक चैप्टर को ख़त्म होने में, और कोर्स आपका काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा है आपका। इसीलिए हमने इस समरी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की सोची। समरी के बेस पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। समरी में हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, कुछ पॉइंट जैसे फतेह ए 14 ईयर्स ओल्ड नॉटी बॉय, फतेह एक 14 वर्षीय शरारती बालक। फतेह एंड माखन नियर द रिवर बैंक। अब इसमें एक शब्द और आ गया माखन फतेह के साथ। कह सकते हैं कि फतेह वो था, वो बुरी कंपनी का एक सरगना, इसको बोलते हैं हीरो लीडर कह सकते हैं आप। वो था जो बेकार लड़कों का ग्रुप होता है उसका मुखिया था, वो सरगना इसको बोलते हैं। कौन था? फतेह। 14 साल की उम्र थी उसकी। और दूसरा शब्द आया इसमें माखन। माखन इसका छोटा भाई था। ये फैमिली में 3 ही लोग थे, इसकी एक माँ थी, ये दोनों भाई, और इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। रीज़न वही था कि ये बुरे बन चुके थे। फतेह वाज सेंट टू कलकत्ता।
फ़तिक को कलकत्ता भेजा गया। अब क्यों भेजा गया ये हम आपको डिटेल में कब बताएंगे, जब इसकी हम समरी आपको पूरी तरह से समझाएंगे। आगे फ़तिक्स मिजरेबल कंडीशन इन कलकत्ता, कलकत्ता में उसकी जो दशा थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। आगे हॉलीडेज हैड कम, और छुट्टियां आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमने ये 5 पॉइंट लिखे हैं जिनके आधार पर हम होम कमिंग चैप्टर की आपको समरी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका फ़तिक ए 14 ईयर्स ओल्ड नॉटी बॉय। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी होम कमिंग में एक फ़तिक नाम के बच्चे के बारे में बताया गया है जिसकी उम्र 14 साल की थी। उन्होंने उसके बारे में बताया है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके साथ क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है कि फ़तिक के पिता का देहांत हो जाता है, उसकी माँ और उसके एक छोटा भाई रह जाता है। फ़तिक बड़ा था। फ़तिक कुछ बेकार लड़कों के साथ संगति कर लेता है और उनके साथ घूमता है, तो उसके अंदर कुछ मिस्चीवस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, कुछ बेकार की गलतियां उसके अंदर आ जाती हैं। शिकायत आने पर माँ उसकी डांटती है, लेकिन माँ की वो सुनता नहीं है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो पिता से ही डरते हैं। माँ की बातों को तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकालते हैं। कहते हैं ये तो ऐसे ही करती रहती हैं, इनकी तो आदत बन गई है। लेकिन जब पिता का डंडा घूमता है तो सब कुछ सुधर जाता है। इसीलिए वही कंडीशन फ़तिक के साथ हुई। पिता की डेथ हो चुकी थी, माँ थी, माँ की वो सुनता नहीं था। इस तरह से वो एक नॉटी बॉय, शरारती लड़का बन जाता है। तो ये था फ़तिक ए 14 ईयर्स ओल्ड नॉटी बॉय। कुछ अपनी एक समूह बना लेता, संगति उद्यम करने की कि इसको ये तोड़ना है, आज इसका ये फोड़ना है, आज इसका ये चुराना है, इसका ये वो करना है। इस तरह के कार्य वो करता था। आगे है फ़तिक एंड माखन नियर द रिवर बैंक। फ़तिक एंड माखन नियर द रिवर बैंक। फ़तिक और माखन नदी के किनारे। अब एक नदी के किनारे घटना आती है कि फ़तिक और उसके जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक लॉग, मोटा लट्ठा जिसे मस्तूल कहते हैं, वो नाव के नीचे लगाया जाता है जिससे नाव आसानी से चलती है नदी में। तो फ़तिक ने अपने उन बैड जो लोग थे, उनके साथ के ग्रुप के लोग थे, उनसे कहा कि इस मस्तूल को उठा के इस नदी में फेंक दो। क्यों? किस बेस से कहा कि वो आएंगे, इसे निकालेंगे, उनको बड़ा कष्ट होगा, परेशानी होगी और हमको आनंद आएगा। सिर्फ एक आनंद बेस से। उसके जो मित्र थे वो उसको उठाने के लिए जाते हैं, उसमें फेंकने के लिए। तभी उसका छोटा भाई माखन आके उस पर बैठ जाता है, उस मस्तूल पर आके बैठ जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं फेंकने दूंगा तुम्हें, ये बेकार कार्य है, मैं तुम्हें इसको नहीं करने दूंगा। वो लोग उससे कहते हैं फ़तिक से कि ये माखन उद्यम कर रहा है, ये इसे फेंकने नहीं दे रहा है। फ़तिक माखन से कहता है कि माखन मान जा, इसे फेंकने दे, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है, वो उस पर बैठा रहता है। फ़तिक अपनी शान दिखाने के लिए कहता है कि माखन के साथ इस लट्ठे को उठा के नदी में फेंक दो, मतलब उस लट्ठे को भी और उसको दोनों को उसमें फेंक दो। तो उसके जो मित्र थे दोनों को नदी में फेंक देते हैं। इस तरह से माखन पानी में भीग जाता है और फिर वह पानी से निकल के आता है और फ़तिक को पीटना शुरू कर देता है और उसका मुंह भी नोच लेता है। छोटा था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद ये जो आपका दूसरा पॉइंट था ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तीसरा है फ़तिक वाज सेंट टू कलकत्ता। फ़तिक को कलकत्ता भेजा गया। अब कलकत्ता क्यों भेजा गया ये देखिए। शाम हो जाती है। शाम को जब फ़तिक घर आता है उससे पहले जो उसका छोटा भाई माखन था वो अपनी माँ को डिफरेंट कहानी सुना देता है कि आज मुझे भाई ने बहुत पीटा, और इस तरह से बड़ा चढ़ा के अपनी माँ से कह देता है। जब बड़ा चढ़ा के माँ से कहता है, घर पहुँचने पर फ़तिक की माँ उसे डांटती है कि तू नहीं सुधरेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आ चुकी हैं, अब तेरा क्या होगा। उसे डांटती है, यहाँ तक कि उसको पीटती भी है। किसके कहने पर? माखन के कहने पर,
क्योंकि माखन ने बड़ा चला के और ज़्यादा कह दिया था। इसके बाद क्या होता है, तभी उसके मामा बिशंबर वहाँ आ जाते हैं। उसके मामा थे बिशंबर जो कलकत्ता में रहते थे। घर आते हैं, कहते हैं कि बहन क्या बात है, कैसे तू इसको डांट रही है। उसकी माँ कहती है कि भाई ये बहुत बिगड़ चुका है, आए दिन इसकी शिकायतें आती हैं, गांव के लोग डेली शिकायत लेके आते हैं कि आज तुम्हारे लड़के ने ये ख़राब कर दिया, आज ये चुरा लिया, आज वो खा लिया। मैं इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं इसका क्या होगा। तो वो कहता है कि बहन आप परेशान न हो, मैं फतेह को अपने साथ कलकत्ता ले जाऊँगा, वहाँ पर इसका एडमिशन करा दूँगा और वहाँ पर ये पढ़ लिख लेगा और यहाँ बुरे लोगों की संगति से दूर हो जाएगा, तो इसमें कुछ सुधार भी आ जाएगा। कलकत्ता का नाम सुन के फतेह बड़ा खुश होता है, कहता है कि अब तो घूमने के लिए मिलेगा, क्योंकि घूमना बच्चों को अक्सर अच्छा लगता है। आपका भी मन करता होगा कि घूमें, कि जब वैकेशन होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो कोई नानी कह जाता है, कोई मौसी कह जाता है। लेकिन फतेह के पास ये पहला चांस था घूमने का, उसके साथ के मित्र जाते थे, इसलिए उसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भी कलकत्ता घूम के आऊँगा, देख के आऊँगा कलकत्ता में क्या क्या चीज़ें हैं। उसने अपने कपड़े वगैरह पैक कर लिए और वह अपने मामा के साथ कलकत्ता पहुंच गया। तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी समाप्त हुआ। चौथा पॉइंट है आपका फतेह's मिजरेबल कंडीशन इन कलकत्ता। फतेह की दयनीय दशा कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में पहुंचने के बाद उसके मामा ने उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया। जो उसके लड़के थे उनके साथ वो भी स्कूल जाने लगा, लेकिन फतेह का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर था। एक बार जब कोई व्यक्ति पढ़ाई को छोड़ देता है, दूसरी बार जब पकड़ता है उस चीज़ को, उस रास्ते को, तो उसे कठिनाई होती है। सेम कंडीशन फतेह के साथ थी। वो पढ़ने में भी कमज़ोर था और उसे पढ़ाई अच्छी भी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके अंदर बुराइयां आ चुकी थी। पढ़ने का मन नहीं करता था, उसे यही लगता था कि कब यहाँ से जाऊँ। एक दिन घटना घटती है कि उसकी बुक्स भी चोरी हो जाती हैं, लेकिन उसने ये बात अपने मामा को नहीं बताई। क्यों? कि उसकी जो मामी थी वो उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी, हमेशा उसको सीधी निगाह से नहीं देखती थी। वह फतेह को बोझ समझती थी, कहती थी कि ये पता नहीं कहाँ से इसको उठा लाए हैं घर में। इस बात से फतेह बड़ा परेशान था। वो चाहता था कि मैं यहाँ से कब जाऊँ। एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि मामा मेरा गांव घूमने का मन कर रहा है। तो उसके मामा ने कहा कि बेटा तुझे गांव ज़रूर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन कब ले जाएंगे? जब छुट्टियां होंगी, जब स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो हम तुझको तेरे गांव घुमाने ले जाएंगे। इस तरह से उसके मामा ने उसको सांत्वना दे दी, लेकिन वो अपनी कंडीशन को नहीं बता सका कि वो किस बात से बहुत दुखी था। एक दिन क्या होता है कि उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ता है। उसको माँ और भाई की बहुत याद आ रही थी, उसका मन नहीं लग रहा था। उधर उससे बीमारी से परेशान था, उधर उसकी बुक भी खो चुकी थी। उसने सोचा कि यदि मामा या माई को बताया तो और ज़्यादा नाराज़ होंगे। उसने बुक की बात भी छुपा ली। उसका मन नहीं माना और वो रात को वहाँ से भाग निकला। रात में भागने के बाद उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया उसको, कहा कि कहाँ से आया है। देखा कि वो बहुत बीमार था। उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे कलकत्ता में मेरे मामा रहते हैं। उसने सारी कंडीशन बताई। पुलिस वालों ने उसको वहीं पर पहुंचा दिया। पुलिस जहां से भागे थे फिर वहीं पर पहुंचा दिया। वहाँ पर उसके मामा ने कहा कि बेटा क्या बात है। उसको देखा कि तुझे तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को बुलाया और उसको दवा दिलवाई। उसने कहा कि मामा मुझे माँ और भाई की बहुत याद आ रही है, मैं गांव जाना चाहता हूँ। उसने कहा ऐसी बात है तो तू चिंता ना कर, मैं तेरी माँ और तेरे भाई को यहीं पर बुला दूँगा, तू परेशान क्यों होता है। वह अपनी बहन और उसके लिए वहीं पर बुला लेता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका हॉलीडेज़ हैड कम, मतलब कि छुट्टियां आ गईं। ये शब्द क्यों लिया गया है छुट्टियां आ गईं? छुट्टी तो नहीं आई थी अभी, लेकिन फतेह से उसके मामा ने कहा था कि
तुझे तेरी माँ और तेरे भाइयों से कब मिलाऊंगा? जब छुट्टियाँ होंगी। और अब भाई और उसकी माँ उसको मिल गई, तो मतलब क्या है कि छुट्टियाँ आ गई। वैसे छुट्टियाँ नहीं आई थी। अपनी माँ और भाई को देखकर फ़तिक रोने लगा, कहने लगा कि माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है। भाई से कहा तेरी बहुत मुझे याद आती है। लेकिन जब साथ साथ थे तो दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, बनती नहीं थी। लेकिन दूर होने पर एक दूसरे के प्रति चाहना जाग गई। तो ये थे हमारे 5 पॉइंटों के बेस पर फ़तिक की कहानी, जो कि एक होम कमिंग चैप्टर के आधार पर आपके प्रस्तुत की गई है। आगे आता है निष्कर्ष, मतलब इससे शिक्षा क्या मिलती है। तो लेखक का भाव है कि बच्चे का मन जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कुछ समय के बाद उसका मन वहाँ से उबरने लगता है और उसका फिर दूसरी जगह जाने को मन करता है। इसलिए बच्चे को जगह जगह पर घुमाते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी होम कमिंग की समरी। आपकी समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि आपके मित्र और आपके जानने वाले भी इस चीज़ को समझें, इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, ताकि आपके मित्र और आपके जानने वाला भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।